अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास हमारे पास BS है, B.Ed है, उसके बाद ADA है। ये हमारी बिजनेस मैथमेटिक है। अगर कोड की बात करते हैं हम 1429 है ये। उसके बाद 5405 कोड है। ये आटम 2024 का पेपर है जो कि पिछले सेमेस्टर का पेपर है ये। तो आज ये आप लोगों के साथ इसके 4 हलशुदा सवाल आपके साथ शेयर किए जाएंगे। फिर अगली वीडियो में बाकी 4 शेयर किए जाएंगे और उसके बाद फिर आपकी किताब की तरफ आ जाएंगे और किताब से आपकी जो पहला यूनिट है इधर से स्टार्ट किया जाएंगे लेक्चर बाकायदा। और पेपर आने तक आपको इतनी आपकी मैथ की तैयारी हम करवा देंगे कि आप उसमें आसानी से पास हो सको। थोड़ा सा मैं पेपर के बारे में बता दूं आपको। जो आपके गुजरे हुए पेपर हैं, 4 से 5 पेपर जो हैं, अगर आप वो उठाओगे ना और जब आप सारे पेपर आप सामने रखोगे तो वो सवाल उन्हीं से घूम फिर के आ रहे हैं वो। और ये हमारा पहला पेपर है आटम 2024 का, जिसमें सिर्फ 5 सवाल हल करने थे। इससे पहले जितने पेपर गुजरे हैं सब में 8 सवाल आते थे और 8 के 8 आपने हल करने होते थे। इसमें सिर्फ 8 सवाल थे और 5 इसमें से हल करने थे। और जो हमारा पहला सवाल होता है वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी का, जो कि हर पेपर में लाजमी आता है। जो पहले इसके 3 से 4 यूनिट हैं वो बड़े अहम हैं। अगर आप 3 से 4 यूनिट की तैयारी कर लेते हो तो आप आसानी से पास होने के नंबर आप ले सकते हो आप। तो आज ये 4 सवाल शेयर होंगे, इसके बाद फिर 4 अगले, मतलब आज सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। फिर इसके बाद 5, 6, 7, 8, उसके बाद फिर आपकी किताब की तरफ आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में आपको जो फार्मूले हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे। एक चीज़ और, आपने अगर इस वीडियो में देखनी है तो अपने फार्मूले देखने हैं आपने, क्योंकि फार्मूले सबसे अहम चीज़ है। अगर आपको फार्मूले आ गए तो समझ लो आपको सवाल आ गया। एक चीज़ और मैं इधर बता दूं कि जो स्टूडेंट 1429 में बार बार फेल हो रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है ना, आप उसको दूसरी बार देख लो। दूसरी बार भी अगर आपको समझ में ना आया तो उसको तीसरी बार देखो, आपको लाजमी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये मैथ है थोड़ी मुश्किल। और 9th 10th के बाद ये हमारे पास FA में कोई मैथ नहीं थी, उसके बाद अभी ADA में अचानक में मैथ आ गई है, इसलिए थोड़ी मुश्किल भी लग रही होती है। तो आपने इधर परेशान नहीं होना है, आपको आपने सवाल को 2 से 3 बार देखना है, वो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व दी फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये 2 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। x² - 2 ग्रेटर और इक्वल टू 2। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो x² - 2, ये इसके मॉड का सिंबल है, ग्रेटर और इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं। इनइक्वालिटीज़ मैथमेटिकल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान में कंपैरिजन होता है। ग्रेटर, लेस, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, या इज इक्वल टू के निशान के साथ, इज इक्वल टू के सिंबल के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस मॉड को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन को हम 2 केसेस में स्प्लिट करेंगे। x² - 2 ग्रेटर और इक्वल टू 2, x² - 2 स्मॉलर और इक्वल टू -2। अब इसमें इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमने इसको अलहदा करना है, सेपरेट करना है, इसको अकेला रखना है, उसके साथ में जो भी वैल्यूज़ होंगे उनको ख़त्म करना है। ये -2 तब ख़त्म हो सकता है अगर हम यहाँ पे +2 ऐड करें, +2 रखेंगे तो ये ख़त्म होगा। और ये हमने देखना है कि इस इक्वेशन में हम जो काम लेफ़्ट साइड पे करेंगे वही राइट साइड पे करना है। अगर हम यहाँ पे इसके साथ +2 लगा रहे हैं तो हमें दूसरी साइड पे भी इधर भी +2 लगाना पड़ेगा। इसी तरह इसमें भी अगर यहाँ पे +2 लगा रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी +2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे x² एज इट इज़ आ जाएगा, ये +2 -2 कट जाएंगे, यहाँ पे 0 बचेगा। ग्रेटर इक्वल 2 + 2 = 4। x² -2 कट जाएंगे और यहाँ पे ये +2 कट जाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। इसमें 0 ऐड हो गए, वही रहेगा x² ग्रेटर और इक्वल टू 4।
एक्स स्क्वायर स्मॉलर और इक्वल टू। अब यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव -2। और इस साइड पे ये अगर हम देखें तो कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू इधर एक्स स्क्वायर 0 से लेस नहीं हो सकता। अगर 0 से लेस होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, इसलिए इसमें ये से लेस नहीं हो सकता। इक्वल वाला केस यहाँ पे रहेगा, इसलिए x इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर हमारे पास 3 केसेस में आया, एक +2 में, एक -2 में और एक 0 में। इस इनइक्वालिटी का अगर हम रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट या आंसर लिखेंगे तो वो 3 केस में आया। केस 1 x ग्रेटर और इक्वल टू 2, ये +2। केस 2 हमारे पास आएगा x लेस ग्रेटर और इक्वल टू -2। यहाँ पे एक +2 है, एक -2 है, इसलिए इसका आंसर +2 में, -2 में। उसके बाद केस 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। ये 3 केसेस में हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये देखें, मैंने पहले ऊपर भी बोला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी लेस दैन 0 नहीं होगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी, और अगर वो नेगेटिव होगी तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे अब ये इसमें इक्वेशन की एक साइड पे ये मॉड के साथ एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके आंसर में लिखेंगे नो सोल्यूशन बिकॉज absolute value cannot be -6 या cannot be नेगेटिव। आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होती। that only applies when the right side is नॉन नेगेटिव। इसका सोल्यूशन तब पॉसिबल होगा अगर इस साइड पे कोई पॉजिटिव वैल्यू हो या 0 हो या इस तरह से होगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने के लिए इन तीनों इक्वेशंस को पहले हमने नंबरिंग दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इसमें हम इसको सबसे पहले मैट्रिसेस फॉर्म में करेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स में। पहले आप देखेंगे कि कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट हैं कौन से। इसमें x1, x2 और x3 है। यहाँ पे x, y, z भी हो सकता है, a, b, c भी हो सकता है। इस तरह से जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट इन इक्वेशंस में दिए गए होते हैं वो होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के साथ ये जो काउंटिंग में ये जो वैल्यू दी होती है ये कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, और इस तरह से जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास। इन तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग हम निकाल के 3 डिफरेंट तरह के हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x1 के साथ कुछ भी नहीं तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है 1। यहाँ पे x1 की वैल्यू नहीं है, x2 से इक्वेशन स्टार्ट हो रही है तो x1 की जगह पे हम 0 लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है, वो नहीं है इक्वेशन में। इक्वेशन 3 में x1 की वैल्यू में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिया है, इसलिए इसके साथ क्या है -1। इस x2 के साथ है 3, इस x2 के साथ -2 है, इस x2 के साथ -2 है। इसी तरह x3 के साथ 3, -3, -1, 3, -3, -1। ये हमारे पास बन गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसी तरह वेरिएबल्स को अगर हम लें तो x1, x2 और x3, ये हमारे पास 3 है, x1, x2, x3। एक हमारे पास ये आ गया। और तीसरा मैट्रिक कांस्टेंट का है 15, 12 और 10। 15, 12 और 10, ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गए। अब अगर हम इनको नाम दें तो इसको मैट्रिक्स ए का नाम दे देंगे, इसको एक्स का नाम दे देंगे और इसको बी का नाम। इसको सॉल्व करने के वैसे 2 मेथड हैं, क्रैमर रूल्स भी है और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड भी है। मैं आपको इन्वर्जन मेथड से करवा रही हूँ, अगर आपको ये इजी लगे तो वेल एंड गुड, अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको क्रैमर रूल भी करवा दूँगी। अब ये देखें कि ए और एक्स, यहाँ पे
میٹرکس اے میں جو ویلیوز ہیں وہ ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گئے یہ ساری چیز بنائیں گی. اس لیے اگر ہم یہاں پہ اس کی بجائے یہ لکھ دیں اے ڈاٹ ایکس یا اے ملٹیپلائی بائی ایکس از اکول ٹو بی تو یہ غلط تو نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ایکس کے ساتھ اے ملٹیپلائی ہو رہا ہے, ادھر جا کے اگر یہ اس کے ساتھ ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو بی کے ساتھ ادھر جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. اگر ہم اس کو سیپریٹ کر کے اس طرح سے لکھیں 1 بائی اے ڈاٹ بی تو یہ واپس اسی فارم میں آ سکتا ہے نا, بی 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا بی اوپر آ جائے گا اور اے نیچے, تو بی بائی اے واپس اس فارم میں آ جائے گا. اب یہ 1 بائی اے کا مطلب ہے اے انورس, یہ اس کے بٹے میں ہے, انورس میں ہے, فریکشن میں ہے, تو یہ اس طرح سے انورس فارم میں لکھا جا سکتا ہے اے انورس بی. اب اس کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اے انورس فائنڈ آؤٹ کریں گے. اب اے انورس فائنڈ کرنے کا فارمولا یہ ہے اے انورس از اکول ٹو 1 بائی ڈٹرمنٹ آف اے ملٹیپلائی بائی ایڈجوائنٹ آف اے. اب اس میں اے انورس نکالنے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے, ڈٹرمنٹ آف اے اینڈ ایڈجوائنٹ آف اے. پہلے ہم ڈٹرمنٹ آف اے نکالیں گے. ڈٹرمنٹ آف اے میٹرکس اے ہمارے پاس یہ ہے, اس کو پہلے اس فارم میں لکھیں گے 1 0 -1 3 -2 -2 3 -3 -1. ڈٹرمنٹ آف اے کا سمبل یہ ہے, اس سمبل میں اس کو لکھ کے اب ڈٹرمنٹ نکالنے کا طریقہ بہت دھیان سے سمجھیے گا. یہ اس چیز کا کانسیپٹ اگر کلیئر ہو تو کوسچن ایزیلی سالو ہو جاتا ہے. اکثر اس میں مسٹیک ہوتی ہے, اس کو بار بار پریکٹس کرنے سے آسانی سے ڈٹرمنٹ نکالنا آ جاتا ہے. پہلا ڈیجٹ ہم لیں گے پہلی کالم اور پہلے رو کا پہلا ڈیجٹ ہم یہاں پہ لیں گے, اور باقی جس رو اور جس کالم سے یہ ڈیجٹ لیا ہے اس رو اور اس کالم کو یہاں پہ چھوڑ دیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم نے یہ پہلی رو اور پہلے کالم میں سے 1 لیا ہے تو اس رو کو اور اس پورے کالم کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارے پاس کون سی ویلیو بچے گی, -2 -3 -2 -1. اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے -2 -3 -2 -1. اب نیکسٹ یہ لیں گے, اب پہلا ڈیجٹ لیا تھا, اب پہلی رو میں سے دوسرا ڈیجٹ لیں گے اور یہاں پہ سائن مائنس کا لگائیں گے. پہلا پازیٹیو اور دوسرا یہاں پہ ہم نے نیگیٹو لیا ہے. یہ 3 جیسے ہم نے پہلا ڈیجٹ لیا تھا تو یہ اور یہ چھوڑا تھا, اب یہ کالم اور یہ رو چھوڑیں گے جس میں سے ہم نے ڈیجٹ لیا ہے, تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچا ہے 0 -1 -3 -1. اس کو ہم اس میں لکھ لیں گے 0 -1 -3 -1. پہلے پازیٹیو کا سائن لگایا تھا پھر نیگیٹو, اب دوبارہ پازیٹیو کا سائن لگائیں گے اور یہ تیسرا ڈیجٹ لیں گے. تیسرا ڈیجٹ لیں گے تو یہ اور یہ کالم اور یہ رو ہم چھوڑ دیں گے, باقی جو ڈیجٹ بچے ہیں 0 -1 -2 -2 یہ لکھیں گے 0 -1 -2 -2. اب اس کو سالو کریں گے. ڈٹرمنٹ آف اے از اکول ٹو 1, اس میں یہ کراس ملٹیپلائی ہوں گے اور درمیان میں ان کے مائنس کا سائن آئے گا. اس کو کراس ملٹیپلائی کرتے ہوئے 2 × 1 از اکول ٹو 2, مائنس مائنس پلس کا سائن یہاں پہ بن جائے گا. کیونکہ ہم ڈٹرمنٹ لے رہے ہیں تو ہمیں درمیان میں یہاں پہ بھی مائنس رکھنا ہے, اور یہ دونوں پہلے سے ہی نیگیٹو ہیں, نیگیٹو آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے تو پازیٹیو ہو, 3 2 ٹائم یہ 6 بن گیا اور نیگیٹو پازیٹیو ہو گئے. اب یہاں پہ یہ والا مائنس ادھر لگایا 3, اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے 1 0 ٹائم 0, یہ تو ویسے ہی 0 ہو گیا, درمیان میں 0 کے بعد مائنس کا سائن آئے گا اور یہ دونوں مائنس ملٹیپلائی ہو کے پازیٹیو ہو جائیں گے 3 1 ٹائم 3. پھر یہ والا پازیٹیو کا سائن 3, اس کے بعد 0 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا ہے, یہاں پہ 0 آ گیا ہے 2 1 ٹائم 2, اور یہ دونوں نیگیٹو پازیٹیو ہو جائیں گے, لیکن ڈٹرمنٹ لے رہے ہیں تو درمیان میں تو ہم نے مائنس پہلے لگانا ہے, وہ مائنس ادھر ہی ساتھ میں آ جائے گا. اب یہاں پہ ڈٹرمنٹ آف اے کو سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا 1, اس کو سالو کریں گے تو اندر -4 آئے گا, -3 انٹو اس کو سالو کریں گے تو -3, اس کو 0 -2 کریں گے تو یہاں پہ -2 آئے گا. ڈٹرمنٹ آف اے از اکول ٹو -4 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے -4, -3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو -+9, +3 -2 ملٹیپلائی کریں گے تو 2 ٹائم -6. ڈٹرمنٹ آف اے از اکول ٹو -4 -6 از اکول ٹو -10 + 9, -10 + 9 از اکول ٹو -1. اب ہمارے پاس ڈٹرمنٹ آف اے آیا ہے -1. اے انورس نکالنے کے لیے ہمیں ڈٹرمنٹ آف اے اور ایڈجوائنٹ آف اے دونوں چاہیے تھے. ڈٹرمنٹ آف اے ہمارے پاس آ گیا ہے -1, اب ایڈجوائنٹ آف اے نکالیں گے.
ایڈجوائنٹ آف اے نکالنے کے لیے ایڈجوائنٹ آف اے کا فارمولا ہے، یہ فارمولا بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلے کوفیشنٹ آف اے اور پھر اس کا ٹرانسپوز نکالیں گے. ایک میٹرکس اے کے کوفیشنٹ نکالیں گے اور پھر اس کا ٹرانسپوز نکالیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ایڈجوائنٹ. پھر ڈٹرمنٹ آف اے اور ایڈجوائنٹ آف اے کی ویلیو فارمولا میں اس فارمولا میں پٹ کر کے ہم اے انورس فائنڈ آؤٹ کریں گے. اس کے کوفیشنٹ نکالنے کے لیے پہلے ہم میٹرکس اے لکھیں گے. میٹرکس اے ہمارے پاس کیا تھا؟ یہ 1 0 -1 3 -2 -2 3 -3 -1. یہ یہاں پہ ہم لکھیں گے 1 0 -1 3 -2 -2 3 -3 -1. اس کا کوفیشنٹ ایسے نکالیں گے. اس کو سالو کرنے کی ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے. اگر ہم فرسٹ رو کو اگر ہم یہاں پہ یوز کریں ہیں، فرسٹ رو اور فرسٹ کالم کا اس طرح ہائڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ -2 -2 -3 -1. اس طرح اس کو ہم لیں گے -2. اس کو اس طرح سالو کرتے ہوئے بندہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے کون سی رو اب چھوڑنی ہے اور کون سا کالم چھوڑنا ہے. اس لیے میں آپ کو اس طرح سے ہائڈ کر کے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے روز اور کالم کو کور کر کے آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. اب کو فیکٹرز نکالنے کے لیے یہ ہمارے پاس آ گیا. اس کے ساتھ اب ہم سمبلس بھی لگائیں گے، اس کو بھی لگانے کی ایک ٹیکنیک ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں. سیکوینس سے آپ نے پہلے لکھ لینا ہے پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس. اب جہاں جہاں پہ یہ پازیٹیو سائن ہے وہاں پہ تو سائن چینج نہیں ہوگا، یہ سائن ایز اٹ از آ جائے گا. یہ پہلے پلس کا ہے تو اس لیے پلس آ جائے گا. مائنس لگانے سے اندر کے سائن چینج ہوں گے، اندر کی ساری ویلیوز کے. یہ پازیٹیو یہاں پہ آ جائے گا، یہ نیگیٹو یہاں پہ آ جائے گا، یہاں پہ پازیٹیو، یہاں پہ پھر نیگیٹو، پھر یہ پازیٹیو کا سائن ہے، پھر نیگیٹو کا سائن ہے اور پھر یہ پازیٹیو کا سائن ہے. اس کو لیتے ہوئے ہم اس کو سالو کریں گے تو اس کو ملٹیپلائی، ان کو کراس ملٹیپلائی کرنا ہے اور درمیان میں مائنس کا سائن لگانا ہے. اس کو ملٹیپلائی کریں گے 1 ٹائم 2 اور درمیان میں مائنس کا سائن 3 2 ٹائم 6. یہاں پہ یہ نیگیٹو کا سائن ہے 1 0 ٹائم 0 درمیان میں مائنس کا سائن 3 1 ٹائم 3. یہاں پہ پازیٹیو کا سائن ہے یہ والا سائن، اس لیے یہ ہم نے یہاں پہ لگایا. 0 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے وہی آئے گا 2 1 ٹائم 2. یہاں پہ نیگیٹو کا سائن اس لیے نہیں آیا کہ یہ ان دونوں کے ساتھ نیگیٹو کا سائن تھا، مائنس مائنس پلس ہو گیا. جب مائنس مائنس آپس میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو پلس میں چینج ہو جاتا ہے. یہاں پہ نیگیٹو کا سائن ہے اس لیے یہ لگائیں گے 3 1 ٹائم -3 2 ٹائم -6 پلس 1 1 ٹائم -1 درمیان میں نیگیٹو کا سائن 3 1 ٹائم -3. یہ نیگیٹو کا سائن 2 1 ٹائم -2 -3 1 ٹائم -3. اب یہ 3 3 ٹائم -9 درمیان میں مائنس کا سائن 3 2 ٹائم. یہاں پہ یہ مائنس کا سائن یہ والا -3 3 1 ٹائم -3 یہ 0 پلس 2 1 ٹائم -2 اور 3 کو 0 کے ساتھ یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بھی 0 ہی رہے گا. اس کو 2 اور -6 کو اگر سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ -4 آئے گا. یہاں پہ یہ مائنس کا سائن ہے، یہاں پہ بھی مائنس ہے، اس کے ساتھ مائنس مائنس یہ پلس ہو جائے گا، یہ پازیٹیو 3 ہو جائے گا، یہ مائنس ہے اس لیے یہ -2 رہے گا. یہ مائنس اور مائنس یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو مائنس مائنس ملٹیپلائی ہو کے پلس ہو جائیں گے. +6 یہاں پہ مطلب ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں +6 ہے کیونکہ یہ مائنس مائنس ملٹیپلائی ہو کے اس کو پازیٹیو کر دیں گے. +6 اور -3 کو سالو کریں گے تو +3 آئے گا، لیکن ہمارے پاس باہر یہ نیگیٹو کا سائن ہے اس لیے وہ اندر والے +3 کو نیگیٹو کر دے گا -3. اب یہ -1 یہاں پہ بھی باہر بھی مائنس ہے اور یہاں پہ اندر بھی مائنس ہے. جیسے ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے +6 بنایا تھا، یہ دونوں مائنس کے سائن ملٹیپلائی ہو کے یہاں پہ +3 بنا دیں گے. +3 اور -1 کو اگر سالو کریں تو ہمارے پاس 2 آئے گا. -1 + 3 = 2. اب یہاں پہ بھی ایسے ہی یہ نیگیٹو کا سائن ہے اندر، یہاں پہ بھی نیگیٹو کا سائن ہے، یہاں پہ بھی. یہ دو نیگیٹو کے سائن آپس میں ملٹیپلائی ہو کے +3 میں چینج ہو جائیں گے. +3 اور -2 کو اگر سالو کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس 1 رہ جائے گا. اگر وہ +1 ہوگا لیکن یہ باہر کا نیگیٹو کا سائن اس +1 کو بھی -1 میں چینج کر دے گا. یہاں پہ بھی -9 اور یہ بھی دونوں نیگیٹو ہیں، دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہو کے پازیٹیو میں چینج ہو جائیں گے. -9 اور +6 -3 ہو جائے گا. یہ مائنس اور یہ بھی مائنس ہے، یہ اس کے ساتھ 0 کا سالو ہوگا تو یہی رہے گا -3 رہے گا. یہ مائنس مائنس +3 بن جائے گا. یہ پلس اور -2 ہے تو یہاں پہ یہ -2 رہے گا. یہ ہمارے پاس
कोफिशिएंट ऑफ ए आया है। कोफिशिएंट ए हमारे पास मैट्रिक्स आया, हमें एडजॉइंट निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ ए का ट्रांसपोज चाहिए था। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो -4 -3 -3 3 2 3 -2 -1 -2। अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के लिए हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं। ये फर्स्ट रो है रो 1, ये सेकंड रो है रो 2 और ये हमारे पास थर्ड रो है रो 3। रोज़ को कॉलम में इस तरह से रो होती है और इस तरह से कॉलम होता है। इस शेप में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे -4 3 और -2 को अगर हम इस तरह लिखेंगे -4, ये 3 अगर इधर आ जाएगा 3, ये इधर आ जाएगा -2, ये रो अब इस कॉलम में कन्वर्ट होगी है। अब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में अगर चेंज करेंगे -3 2 -1 होगा। ये थर्ड रो को अगर कॉलम में चेंज करेंगे तो -3 3 और -2 इस तरह से हो जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज आ गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आ गया तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी तरह पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास -1 थी। अब इन्वर्स का जो फॉर्मूला क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, वो अगर यहाँ पे लिखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला जो क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा था, ये मैंने दोबारा लिखा है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था -1 1 बाय -1 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया था -4 3 -2 -3 2 -1 -3 3 और -2। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम आंसर रहेगा। ये -1 जब इसके साथ डिवाइड होगा तो क्योंकि ये माइनस है, इसकी वजह से ये अंदर वाले सारी जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ साइन को चेंज कर देगा। जो नेगेटिव साइन है उनको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि माइनस 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 और माइनस दो आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। सेम साइन अगर आपस में पॉजिटिव, दोनों सेम साइन अगर मल्टीप्लाई हैं तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। दो नेगेटिव भी सेम साइन है तो भी पॉजिटिव आएगा। अगर दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे तो माइनस बनाएंगे। ये इस टेक्निक को अपने याद रखना है। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों सेम साइन पॉजिटिव बनाएंगे आंसर में, दोनों डिफरेंट साइन नेगेटिव बनाएंगे आंसर में। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं तो नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरह से ये साइन बनाएंगे। अब ये माइनस का साइन है, अंदर सबके साथ डिवाइड होके इसके साइन को चेंज कर देगा और आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ साइन चेंज करेगा। तो इसके ऐसे साइन बनेंगे, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। 4 3 और 3 में चेंज हो गए, ये तीनों पॉजिटिव हैं तो ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। -2 -3 ये तीनों नेगेटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हमारे पास ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन के शुरू में हमने क्या देखा था कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। ए इनवर्स की वैल्यू अब आई है। अब इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर रहे हैं x1 x2 x3 इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू ये हमारे पास आई है, इसलिए ये इनवर्स लिखेंगे। -3 और 2 3 -2 1 3 -3 और यहाँ पे 2, ये और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बी, और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 15 12 और 10 कांस्टेंट वाला, 15 12 और 10। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सारे मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने का रूल ये है, पहली रो को पहले कॉलम के एक एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट लेते हुए हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। ये आपने बात याद रखनी है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसका पहला डिजिट 4 है, इसका 15 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। इसी तरह अब ये दूसरी रो को सॉल्व करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 15, इसके सारे डिजिट को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 12, -3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये तीसरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय
10. اب اس کو سالو کریں گے، یہ ایز اٹ از آ جائے گا x1 x2 x3 ایز اٹ از لکھیں گے، ملٹیپلائی کریں گے 4 ملٹیپلائی بائی 15 از اکول ٹو 60 پلس 3 ملٹیپلائی بائی 12 از اکول ٹو 36 3 ملٹیپلائی بائی 10 از اکول ٹو 30 مائنس 3 ملٹیپلائی بائی 15 از اکول ٹو مائنس 45. یہاں پہ پلس کا سائن ہے، یہ پلس مائنس مائنس ہو جائے گا. 12 ملٹیپلائی بائی 2 از اکول ٹو مائنس 24 مائنس 3 ملٹیپلائی بائی 10 از اکول ٹو 30. یہ مائنس کا سائن اس کی وجہ سے ہے، اس مائنس 3 کی وجہ سے. 2 ملٹیپلائی بائی 15 30 12 1 ٹائم 12 2 10 ٹائم 20. اس کو دھیان سے اگر آپ سائن وغیرہ دھیان سے لگائیں گے تو یہ کوشچن کبھی بھی غلط نہیں ہوگا. سائن کی مسٹیک ہو جاتی ہے اکثر، اگر اس کو بار بار پریکٹس کریں گے تو وہ مسٹیک بھی نہیں ہوگی. 60 پلس 36 پلس 30 از اکول ٹو 126 مائنس 45 مائنس 24 مائنس 30. یہ تینوں ایڈ ہو رہے ہیں، ان کو اگر ایڈ کریں گے تو 99 آئے گا، اور ان تینوں کے ساتھ مائنس ہے تو یہاں پہ سیم سائن مائنس کا سائن آئے گا. 30 پلس 12 پلس 20 اگر کریں گے، ان تینوں کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس 62 آنسر آئے گا. یہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو ان میٹریسز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس x1 کی ویلیو اس کے حساب سے یہ ہے، x1 از اکول ٹو 126 x2 از اکول ٹو مائنس 99 اینڈ x3 از اکول ٹو 62. انورین میتھڈ سے اگر کریں تو ہمارے پاس x1 x2 اور x3 کی یہ ہمارے پاس ویلیوز آ گئی ہیں. یہ میں نے آپ کو انتہائی آسان طریقے سے سمجھایا. اگر آپ کو اس میں بھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ میٹرکس کا انورین میتھڈ اگر آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے تو آپ کریمر رول سے بھی کر سکتے ہیں. اس کا وہ الٹرنیٹ میتھڈ ہے. اگر آپ کو کریمر رول سے بھی کرنا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. نیکسٹ ویڈیو میں اسی کوشچن کا میں کریمر رول سے کروا دوں گی. کویسچن نمبر 3 ہمارے پاس ہے فائنڈ اے بی سی اینڈ ڈی. ہمیں اے بی سی اور ڈی کی ویلیو نکالنی ہے. یہ دو میٹریسز کا پروڈکٹ اگر اس کے برابر ہو، یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اس لیے سمپلی ہم پہلے ان دونوں میٹریسز کو ملٹیپلائی کریں گے. لاسٹ کوسچن میں جس طرح آپ کو ملٹیپلیکیشن کا طریقہ بتایا تھا اسی طرح ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے. فرسٹ رو کو فرسٹ کالم کے ساتھ پہلے کریں گے، پھر فرسٹ رو کو سیکنڈ کالم کے ساتھ کریں گے. اس کے پہلے ڈیجٹ کو اس کے پہلے ڈیجٹ کے ساتھ کریں گے تو 1 اور اے ملٹیپلائی ہو کے اے، درمیان میں پلس، مائنس 2 اور سی ملٹیپلائی ہو کے یہاں پہ بنے گا مائنس 2c. اب یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا دوسرے کالم کے ساتھ تو یہ ہوگا 1 بی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے بی، درمیان میں پلس کا سائن آئے گا، مائنس 2 ڈی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے مائنس 2d بنائے گا. اسی طرح اب یہ سیکنڈ رو فرسٹ کالم اور سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. 2 ملٹیپلائی بائی اے کریں گے تو 2a بنے گا، درمیان میں پلس کا سائن آئے گا، مائنس 3 اور سی کو ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس 3c. 2b پلس مائنس 3d. اور ایکویشن کی دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس کیا ہے 1 3 0 2. اب اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں گے تو a مائنس پلس مائنس مائنس 2c 2a مائنس 3c پلس مائنس مائنس b مائنس 2d 2b مائنس 3d. یہ ہمارے پاس 1 3 0 2 یہ ایز اٹ از آ جائے گا. اب ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ سیم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں. یہ ایکول میٹرس ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو اس جگہ پہ سارے ایلیمنٹ ہوں گے یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے ایلیمنٹ بھی برابر ہوں گے. تو اگر ہم اس کو اس طرح ایکویشن کی فارم میں لکھیں a مائنس 2c از اکول ٹو 1، a مائنس 2c از اکول ٹو 1، یہ ایلیمنٹ کو ہم لکھ رہے ہیں، اس کو ایکویشن 1 بنا دیں گے. b مائنس 2d از اکول ٹو 0، 2a مائنس 3c از اکول ٹو 3، 2b مائنس 3d از اکول ٹو 2. یہ سارے اس کے ایکول بنا کے یہاں پہ ایکویشن بنائیں گے. 2a مائنس 3c از اکول ٹو 3، ایکویشن 2 کا نام دے دیں گے اس کو. b مائنس 2d از اکول ٹو 0، ایکویشن 3 کا نام دے دیں گے. اور یہ لاسٹ پہ بچا ہے 2b مائنس 3d از اکول ٹو 2، ایکویشن 4 کا نام دے دیں گے. ہمیں اے بی سی ڈی کی ویلیوز نکالنی ہے، اس لیے اگر ہم ایکویشن 1 کو لیں تو یہاں سے ہم ایک ویریبل کو رکھ کے دوسرے کی ویلیو نکال سکتے ہیں. اگر ہم ایکویشن 1 کو لیں تو اینالائزنگ
इक्वेशन 1, एनालाइजिंग इक्वेशन 1, a माइनस 2c इज इक्वल टू 1। a यहाँ पे रहे, ये अगर यहाँ पे नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाए तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी ना, a इज इक्वल टू 1 प्लस 2c। अब हम इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे या इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। इक्वेशन a का नाम दे देंगे, ये तो सेम सेम लिखे हैं आपके जैसे समझ नहीं आएगी। इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। अब a की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में अगर पुट करें तो हमारे पास c की वैल्यू निकल सकती है। फिर अब यहाँ जो हम स्टेप आगे आगे कर रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2c, a की जगह पे पुट करेंगे 2, a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 2c, 1 प्लस 2c माइनस 3c इज इक्वल टू 3। ये हमने इक्वेशन 2 में a की जगह पे ये वाली a की वैल्यू पुट की है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 टाइम 2 प्लस 2 2 टाइम 4c माइनस 3c इज इक्वल टू 3, 4c माइनस 3c इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 3 माइनस 2, ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। इसको हम अब ऐसे हाईलाइट करेंगे कि c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब c की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करेंगे तो a की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये तो a की वैल्यू वेरिएबल c के साथ ही हमें मिली है ना। अब a की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। c की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। अब हम इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें तो पुटिंग c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम अगर वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन 1 ये है हमारे पास a माइनस 2c इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू हमारे पास 1 है तो c की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 और 1 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 2 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। ये a इज इक्वल टू 1, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू भी अब हमारे पास निकल आई है और c की भी। a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। अब हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इनमें से एक इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन को देखें b की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको दूसरी साइड पर ले जाके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनालाइजिंग इक्वेशन 3। जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी ना a की वैल्यू, वैसे ही यहाँ से इक्वेशन 3 से b की वैल्यू निकालेंगे। b माइनस 2d इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2d। यहाँ पे नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ये हमारे पास b की वैल्यू, हम इसको इक्वेशन b का नाम देंगे और इससे जो b की हमारे पास वैल्यू निकली है इसको इक्वेशन 3 या 4 में पुट करके d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब मैं 4 में पुट करती हूँ, बाय पुटिंग b इज इक्वल टू 2d इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में यहाँ पर सिंपल आपने जो आप स्टेप नेक्स्ट करने वाले हैं उसके बारे में बस यहाँ पे लिखना है कि अब हम b इज इक्वल टू 2d को किस में इक्वेशन 4 में पुट करने वाले हैं। तो सिंपल ये लिखेंगे बाय पुटिंग b इज इक्वल टू 2d इन इक्वेशन 4। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, इसमें अब हम इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं 2b माइनस 3d इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इक्वेशन है और ये हमारे पास b की वैल्यू है। इसको यहाँ पर b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे, 2d माइनस 3d इज इक्वल टू 2, 2 2 टाइम 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 2। 4 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे d रह जाएगा, d इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये d की वैल्यू आ गया 2, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम इसमें से b की, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं थी, ये भी वेरिएबल के साथ थी ना d के साथ। अब d की वैल्यू अगर इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे या फिर इनमें से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में और 4 में, तो एग्जैक्ट d की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम करते हैं बाय पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। आप अपनी मर्जी से इक्वेशन 3 या 4 में से किसी में भी कर सकते हैं पुट, जिससे b की वैल्यू निकल आए। अब ये b 3 लिखा है तो इसलिए इक्वेशन 3 लिखेंगे, d माइनस 2d इज इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू हमारे पास 2 है इसलिए इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू 0, b माइनस 2 2 टाइम 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नेगेटिव 4 है, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास b की भी वैल्यू निकल आई है। अब हम एंड पे लिखेंगे, क्वेश्चन में हमें बोला गया था फाइंड a b c एंड d। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू 4 है, b इज इक्वल टू 4,
C इज इक्वल टू, C की वैल्यू 1 है तो C इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह सिंपल हमने पहले इक्वेशन ऐसे इक्वेशन फॉर्म में इनको लिखा है, फिर इसको एक में से एक की वैल्यू निकाल के फिर दूसरी वैल्यू में पुट करके, दूसरी इक्वेशन में पुट करके इस तरह से A B C और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही रूल होता है कि पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, उन्होंने जो चीज़ हमें जो फाइंड आउट करने का कहा है उसको देखें, जो चीज़ें हमें दी गई हैं क्वेश्चन में गिवन डाटा है वो देखें ध्यान से, फिर हमें समझ आता है कि हमने कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमें बता रहे हैं आप अगर लूडो खेलते हैं, लूडो के बास्केट में अगर पेयर के साथ खेल रहे हैं, उसमें फिर दो डाई अगर यूज़ कर रहे हैं, बास्केट में खेल रहे हैं, अगर एक पे आपकी एक रोल करने पे आप में पहली काउंटिंग 1 और दूसरी 3 आती है, पेयर में कर रहे हैं ना, तो दो काउंटिंग आएगी 1 और 3 अगर आता है, इसका सम आएगा 3 और 1 4। तो वो बोल रहे हैं उसके सम को x के तौर पे लेना है। इस तरह अगर 1 2 3 4 आ रहा है और 2 आ रहा है, 4 और 2 आया है, दो इस तरह से काउंटिंग्स आई हैं, इनका सम आएगा 4 और 2 6। इस तरह से कोई भी अगर हमारे पास काउंटिंग आती है, सम आता है, तो वो x के तौर पे लेना है। अब दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है। इसका उस तरह से टेबल बनेगा, उस टेबल में यहाँ पे पॉसिबल सम आएंगे। सबसे पहले पॉसिबल सम लिखेंगे कि कितने पॉसिबल सम आ सकते हैं, टोटल हमारे पास आउटकम कितने आ सकते हैं, पहले वो बताएंगे। एक अगर डाई है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 डिफरेंट काउंटिंग्स आती हैं। और अब हमारे पास पेयर है, दो डाई हैं, तो 6 और 6 टाइम 36। तो हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने आ सकते हैं, 36 आउटकम्स आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी टेबल में हम ये बताएंगे कि जैसे ये सम है ना 3 और 1 4, ये 4 हमारे पास सम कितने वेज से आ सकता है। अब 1 और 3 था तो ये हमारे पास 4 बना है। अगर हमारे पास एक पे 3 और एक पे 1 आएगा तो 4 बन सकता है, एक पे 2 और दूसरे पे भी 2 आए तो 4 बन सकता है। इस तरह ये 1 2 3 वेज है ना, 3 वेज अगर हों तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन सकता है, 4। 3 तरीकों से हमारे पास सम क्या आ सकता है, 4। अब उन्होंने बोला कि सम को x के तौर पे लेना है, फिर हमारे पास वेज हम लिखेंगे, हाउ मैनी वेज टू गेट इट। इस 4 को लाने के लिए कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं ना, ये वाले 3 तरीके यहाँ पे हम लिखेंगे भी कि कौन कौन सा तरीका है। अब वन वे था ना, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सॉरी नहीं बताया, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में हम लिखेंगे सॉरी नंबर ऑफ वेज टू गेट सम। ये सम निकालने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं, पहली चीज़ ये जो आपको समझाई थी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में वो लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 36। 36 इज टोटल आउटकम्स, कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए अब हम टेबल में सम लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज लिखेंगे कि किस किस तरीके से हम ला सकते हैं, और यहाँ पे वे लिखेंगे कि किस तरह से ला सकते हैं, वे टू गेट इट ये चीज़ भी लिखेंगे यहाँ पे। उधर ये हमने जैसे 4 था ना, 4 किस किस को करने से, 1 और 3 को करने से, 1 और 3 को करने से आया था, 3 और 1 को करने से आया था, 2 और 2 करने से आया था 4। इस तरह हम बेस भी लिखेंगे, और उसके बाद इसको 36 पे डिवाइड करने से आगे इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा। अब इसको नीट में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई है उसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए और फॉर्मूला याद करते हुए इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये नीट में मैं आपको करवाती हूँ। पहले तो जैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया वो याद रखना है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू गेट द सम डिवाइडेड बाय 36। नंबर ऑफ वेज टू गेट द सम डिवाइडेड बाय 36। अब हमारे पास पहले हम देखेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक डाई पे 6 काउंटिंग होती हैं, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 36। और दूसरी जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास है द सम एक्स रैंडम वेरिएबल।
ये हमारे पास उन्होंने बताया कि सम हमारे पास x होगा। अब हमने ये चीज़ खुद हमने सोचनी है कि हमारे पास टोटल पॉसिबल सम कितने हो सकते हैं। अब 1 सबसे छोटी काउंटिंग उस पे 1 होती है, दोनों पे अलग अलग अगर 1 और 1 आएगा तो सबसे छोटी काउंटिंग क्या होगी 2, सबसे छोटे भी ये आएंगे काउंटिंग तो हमारे पास 2 होगा, और सबसे बड़ा उसके ऊपर होता है 6। दो दफ़ा अगर 6 और 6 आएगा तो क्या होगा 12। 2 से लेके 12 के बीच में, मतलब हमारे पास 2 से 12 की रेंज में हमारे पास आएंगे सम। 2 से 12 के दरम्यान में जितने भी नंबर हैं 2 से लेके 12 तक वो सारे आएंगे। उसके सम को पहले उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन डाटा में बताया कि x से हम शो करेंगे। तो फिर सबसे स्मॉलर कौन सी काउंटिंग है 2 है, हमारे पास है 2 सम आएगा, और उसके बीच में 12 से पहले पहले सारे आएंगे 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 से लेके 2 के दरमियान में सारे आएंगे। अब हम लिखेंगे वे टू गेट इट। ये कैसे आ सकते हैं, 2 कैसे आ सकता है, 1 और 1, 1 और 1 को किया था तो 2 आ सकता था ना, इसलिए यहाँ पे ये वे लिखेंगे। 3 कैसे आ सकता है, 1 और 2 को करेंगे। ये आप भले ही वो लेके डाइस लेके बास्केट में डाल के रोल करके आप चेक कीजिएगा, उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा कि ये किस तरह से आते हैं। 1 और 3 होगा तो 4 बन सकता है, 2 और 2 होगा तो 4 बन सकता है, 3 और 1 होगा तो 4 बन सकता है। ऐसे ही 5 कैसे बन सकता है, 1 और 4 से, 2 और 3 से, 3 और 2 से, 4 और 1 से। अब हम 6 का लिखेंगे, 6 कैसे कैसे बन सकता है, 1 और 5 को करें, 2 और 4 को करने से, 3 और 3 को करने से, 4 और 2 को ऐड करने से, 5 और 1 को ऐड करने से। 7 कैसे बन सकता है, 1 और 6 को ऐड करने से। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली एक दफ़ा करेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। 5 और 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन का यही मसला होता है, बस अच्छे से स्टेटमेंट अगर समझ में आ जाए, क्वेश्चन को अच्छे से बार बार रीड करें तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाता है। 8 कैसे आएगा, 2 और 6, 3 और 5 को ऐड करने से, 4 और 4 को ऐड करने से, 3 और 5 और 3 को, सॉरी 5 और 3 को ऐड करने से, 6 और 2 को ऐड करने से। अब हमने 9 को देखना है, 9 कैसे आ सकता है, 3 और 6 को ऐड करने से, 4 और 5 को ऐड करने से, 5 और 4 को ऐड करने से, 6 और 3 को ऐड करने से भी 6 7 8 9 बन सकता है। 10 कैसे आ सकता है, 4 और 6 को ऐड करने से, 5 और 5 को ऐड करेंगे तो भी 10 आएगा, 6 और 4 करेंगे तो भी हमारे पास 10 आएगा। अब 11 को देखेंगे, 11 5 और 6 अगर हमारे पास काउंटिंग आएगी तो, और 6 5 आएगा तो भी 11 बन सकता है। 12 बस 6 और 6, ये सबसे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ अगर उसकी आएंगी, काउंटिंग आएंगी तो 12 बन सकता है। अब ये हमारे पास 2 आ गए, ये गिवन डाटा था। x मतलब कि टोटल पॉसिबल सम कितने हैं, ये चीज़ बस उन्होंने हमें बताई थी कि पॉसिबल सम को x कहते हैं, ये हम खुद बताएंगे। ये लिखा है वे टू गेट इट, कितने वेज हैं, किस किस तरीके से मतलब ये सम आ सकता है। ये 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, दोनों के ऊपर क्या क्या काउंटिंग आएगी तो ये बन सकता है। ये हमने लिखा है। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, इनको ये कितने इनका है नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज लिखेंगे तो ये कितने तरीके हैं, ये एक तरीका है इसलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये 2 तरीके हैं यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे ये सारे इसी तरतीब से यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये जिस तरह से कितने हैं ये काउंटिंग उस लिहाज से लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 थे, और ये आई थिंक 6 हैं, 6 ये हैं, 5 ये 4, ये 3 1 2 और ये 1। ये आप खुद देख सकते हैं कि 12 में सबसे कम एक ही तरीका है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये 7 लाने के 6 वेज हैं। अब यहाँ पे हमारे जो चीज़ उन्होंने पूछी है वो है प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, नंबर ऑफ वेज टू गेट द सम। ये है नंबर ऑफ वेज टू गेट द सम 1 डिवाइडेड बाय 36। 36 क्या है, टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम हमारे पास 36 है, इससे यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 36, 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 36, 5 डिवाइडेड बाय 36, 6 डिवाइडेड बाय 36,
5 divided by 36, 4 divided by 36, 3 divided by 36, 2 divided by 36, 1 divided by 36. یہ ہے اس کا سارا، یہ جو انہوں نے پوچھا ہے ڈسکریٹ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن، یہی ڈسکریٹ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ٹیبل ہے جس میں ہم نے علیحدہ سے ان کو یہ پروبیبلٹی بھی بتائی ہے. نمبر 4 کا پارٹ بی بھی ہمارے پاس فائنڈ دی فالوئنگ لمٹ اپلائی کرنے. یہ تو بہت ایزی کوسچن ہے، شارٹ کوسچن ہے یہ. اور پہلے تو سمپل ہم اس کو لکھتے ہیں لمٹ ایکس اپروچز 3 ایکس کیوب مائنس 27. اس کو پہلے سمپل ایکسپریشن میں کنورٹ کریں گے، کنورٹ انٹو ایکسپریشن. اس کو سمپل اگر ایکسپریشن میں کنورٹ کریں تو ایکس از اکول ٹو 3 اگر ہم لیں بائی پوٹنگ، اب ہم نے پٹ کرنا ہے بائی پوٹنگ ایکس از اکول ٹو 3. اس میں اگر پٹ کریں تو ایکس کی جگہ پہ 3 ہم پٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، تو 3 کیوب مائنس 27. اس میں سبسٹیٹیوٹ کرنے سے یہ آئے گا 3 کا اگر کیوب لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ 27 مائنس 27 ہو جائے گا، یہ آئے گا 0 اور اس کا آنسر یہاں پہ 0 بن جائے گا. اب یہ یہاں پہ 0 ہو گیا نا، تو فنکشن کیا ہے ہمارے پاس؟ فنکشن از کنٹینیو ایٹ ایکس از اکول ٹو 3 اینڈ ڈائریکٹ substitution gives a real number, so answer is 0. ڈائریکٹ سبسٹیٹیوشن سے ہمارے پاس آنسر 0 آیا اور 0 ایک ریئل نمبر ہے، تو سمپل یہ کوشچن تو بہت ایزی تھا، یہ سالو ہو گیا بس.